ऑल राइट फ्रेंड्स, सो वंस अगेन यू आर वेलकम ऑन विद्या सारथी। और आज के इस वीडियो में आपको पता ही है, मैं एक वीडियो सीरीज बना रहा हूँ इस टॉपिक पर, मैटर एंड स्टेट पर, जो कि सीटेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीटेट साइंस का, जिसमें से क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन, कभी कभी तो 4 क्वेश्चन भी इस टॉपिक में से पूछ लिए जाते हैं। तो छोटे छोटे वीडियो पार्ट में बना रहा हूँ मैं। तो अगर आपने पहला वीडियो दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लीजिए। और ये तीसरा वीडियो है इस टॉपिक पर। और इस टॉपिक पर हम लोग जो ये सब जो चीजें हैं मैंने कवर कर ली हैं पूरा। और पिछली बार जहां से छोड़ा था मैंने वहीं से कंटिन्यू करूंगा। और ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको ये नोट्स चाहिए तो चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है और पिंड कमेंट में है। तो वहां से आप जाके चैनल ज्वाइन करके ये नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स से पूरा इसमें से क्वेश्चन आने ही आने वाला है, तो इसलिए जो है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं पूरा नोट्स। लास्ट टाइम मैंने पहला वीडियो में यहां तक कवर किया था, और इसके बाद दूसरे वीडियो में मैं क्लासिफिकेशन पूरा कवर कर चुका हूँ, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स, और साथ ही साथ मेटल्स मेटल्स ये पूरा मैंने कवर कर लिया था। और मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है लास्ट टाइम मैंने कवर किया था कि मेटल कैसे जो है केमिकली रिएक्ट करते हैं। और साथ ही साथ जो है मेटल जो और भी जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो, लास्ट टाइम यहां तक मैंने कवर कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे रिएक्शन विथ वाटर। तो अगर मेटल्स जो है वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो कौन कौन से मेटल रिएक्ट करते हैं और किस तरह का रिएक्शन होता है, उनके बाय प्रोडक्ट क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक पॉइंट हम ध्यान से डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ही चालाकी से आप कह सकते हो बनाया जाता है। तो देखो, यहाँ पर रिएक्शन विथ वाटर में अगर हम लोग देखें तो मेटल गिव्स हाइड्रोजन गैस। तो याद रखना है कि मेटल जब रिएक्ट करता है तो उसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, लेकिन सारे मेटल ऐसा नहीं करते। एंड रिस्पेक्टिव ऑक्साइड विथ वाटर, सॉल्युबल ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर। तो वाटर में जो है जो उनके ऑक्साइड्स होते हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं, और जो नहीं डिजोल्व होते वो गैस बन के बाहर निकल जाते हैं। टू गिव रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड, द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। तो हर मेटल जो है जो हमारा एसिड होता है, सॉरी वाटर जो होता है, वाटर के साथ अलग अलग मैग्नीट्यूड पर रिएक्ट करता है। ऐसा नहीं कि सारे मेटल्स रिएक्ट करते हैं, जो नहीं करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर एक मेटल देखो, सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम बहुत ही फास्ट रिएक्ट करते हैं, ठीक है, मेटल के साथ। रिएक्ट विगरसली विथ कोल्ड वाटर, the reaction is so vigorous and exothermic that the evolved hydrogen gas immediately catches the fire। तो कहने का मतलब सोडियम और पोटेशियम बहुत ही फास्ट रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन वाटर के साथ। और ये रिएक्शन जो है इसमें जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो मेटल जो रिएक्ट करता है, जो पोटेशियम और सोडियम, जिसमें से कि ब्लास्ट भी होता है। आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा यूट्यूब पर, तो वहां पर जो है ब्लास्ट भी होता है। तो उसमें बेसिकली ब्लास्ट के पीछे रीजन होता है हाइड्रोजन गैस निकलता है। और हाइड्रोजन गैस, ये जो रिएक्शन है मेटल का, वो एक्सोथर्मिक मतलब हीट इवॉल्व होता है। इसमें 2 तरह के रिएक्शन होते हैं, एक एक्सोथर्मिक होता है और एक एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है। ये भी आपको याद रखना, सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन पर। तो रिएक्शन जो है बेसिकली कुछ रिएक्शन होते हैं जिसमें से हीट हमें जो है फील होता है कि उसमें से हीट निकल रहा है, लेकिन कुछ रिएक्शन जो हीट एब्जॉर्ब करते हैं उनको हम लोग एंडोथर्मिक कहते हैं। और ये जो है इमीडिएटली कैचेस फायर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि एक मेटल है, कुछ मेटल के 4 ऑप्शन दे देंगे, और ये जो है इट कैचेस फायर, मतलब इसमें ये आग पकड़ लेता है, तो ये जलने लगता है। तो वो कौन सा मेटल हो सकता है, तो वो जो है सोडियम या फिर पोटेशियम हो सकता है, ठीक है। और ये जो है बेसिकली आग मतलब बेसिकली कैचेस फायर मीन्स व्हाट, मतलब जो है कि ये जो है ना, मतलब जैसे पानी में अगर आप फेंक दोगे, तो पानी में फेंक दोगे तो तुरंत जो है ये पानी के साथ रिएक्ट करके जो है जलने लगेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं पानी में आग लगाना। तो अगर पानी में आग लगाना है तो पानी में आग लगाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सोडियम मेटल फेंक दो उसमें। सोडियम मेटल बहुत सॉफ्ट होता है, आप उसको चाकू से भी कट कर सकते हो। जैसे बटर होता है ना, बटर से थोड़ा सा हार्ड होता है, आप उसे इजिली जो है चॉकलेट की तरह उसको आप चाकू से कट कर सकते हो। तो ये जो है अगर पानी में फेंकोगे तो पानी में आग लग जाती है। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन है सोडियम और H2O, पानी। और ये क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस देखो निकल रहा है।
हाइड्रोजन गैस और हीट। हीट मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो हीट भी इसमें इन्वॉल्व होगा। तो ये जो है सोडियम हो गया, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और साथ ही साथ अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो कैल्शियम कैल्शियम रिएक्ट्स लेस विग्रसली विथ वाटर। तो कैल्शियम जो है बहुत ज्यादा तेज रिएक्ट नहीं करता है, बहुत ही स्लोली रिएक्ट करता है। एंड द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशियंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। तो ये जो हीट इसमें जो इवॉल्व होता है वो इतना सफिशियंट नहीं होता है कि हाइड्रोजन गैस को जला सके, हाइड्रोजन गैस का जो है बर्निंग पॉइंट तक पहुंच सके। आग पकड़ने के लिए वो हीट काफी नहीं होता है। तो बबल ऑफ हाइड्रोजन ऑब्टेन स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। तो जो कैल्शियम अगर आप मान लो पानी में डालते हो, ठीक है, तो उसमें तो हीट इवॉल्व होगा नहीं, तो हीट अगर नहीं मिलेगा तो वो आग नहीं पकड़ेगा। तो पानी में तो आग नहीं पकड़ेगा, तो वो जो हाइड्रोजन गैस है वो जो है चिपक जाता है, किससे? कैल्शियम से। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन ऑब्टेन स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल सो इट स्टार्ट फ्लोटिंग। तो वो क्या करता है, कैल्शियम क्या करता है, फ्लोट करने लगता है। नॉर्मली देखो मेटल क्या होते हैं, मेटल को अगर आप पानी में डालोगे डूब जाएंगे, लेकिन ये कैल्शियम जो है ना, कैल्शियम अगर आप डालोगे तो वो जो है बेसिकली वो जो है तैरता रहेगा, ठीक है, डूबेगा नहीं। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर वाइल एल्युमिनियम, फेरस एंड जिंक रिएक्ट विथ स्टीम। तो जो है जो मैग्नीशियम मेटल है वो जो है हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन उसका नहीं होता है। एंड एल्यूमिनियम, फेरस एंड जिंक रिएक्ट विथ स्टीम। तो एल्यूमिनियम और फेरस और आप जो है जिंक, अगर अगर आप जो है रिएक्शन कराना चाहोगे पानी से, तो आप पानी को पहले बॉईल करो, उसमें से जो वेपर बनेगा, जो वाष्प बनेगा, उसके साथ जो है ये तीनों मेटल रिएक्ट करते हैं। मेटल्स लाइक पीबी, कॉपर, सिल्वर, एयू। एयू मतलब गोल्ड। एयू का एक्चुअली जो है ग्रीक लेटर है, जो पुराने जमाने का लेटर है, जिसको हम लोग ऑरम कहते थे, जिसको पुराने जमाने के लोग ऑरम, ऑरम मतलब जो चमकता हो। तो गोल्ड को इसी से यहाँ पे सिंबल मिल गया, ठीक है। तो डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। तो ये जो मेटल्स है ये हमें याद रखना है कि ये जो है वाटर के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। तो सीटेट में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि पीबी, ठीक है, लेड, कॉपर, सिल्वर, ऑरम दैट इज गोल्ड, ये सब जो है क्या रिएक्ट करते हैं? नहीं। तो ये जो है वाटर के साथ इनका रिएक्शन नहीं होता है। बहुत तेज रिएक्शन करने वाला कौन है? सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम। और कैल्शियम जो है वो बहुत ही स्लोली रिएक्ट करता है, और उसमें हीट बहुत ज्यादा इवॉल्व नहीं होता है, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन गैस बनता है, जो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन रहा है, ये आग नहीं पकड़ पाता है। तो आग नहीं पकड़ पाता तो है तो ये गैस, और गैस की प्रॉपर्टी थी वो पानी से ऊपर आएगा। तो पानी से ऊपर वो जो है जो सरफेस है कैल्शियम को, उस पर चिपक जाता है, तो वो कैल्शियम को डूबने नहीं देता, तो कैल्शियम पानी के ऊपर तैरता है, ठीक है। तो ये हो गया रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। तो ये जो छोटी छोटी चीजें इन्हें याद रखना है, इसी पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ऐसा नहीं बहुत भारी भरकम क्वेश्चन आने वाला, ऐसा कुछ नहीं। जो है बेसिकली आप छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखोगे तो आपका जो है एग्जाम में काम हो जाता है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट देखो रिएक्शन विथ एसिड। अब मेटल का रिएक्शन अगर हम लोग एसिड के साथ कराएं तो क्या होगा, एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है? तो देखो यहाँ पर मेटल विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन इवॉल्व हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विथ एसिड। यहाँ पर बहुत ध्यान से मैं देखने वाली बात है, जो लाइन लिखी है मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अब कैसे पता चलेगा फ्रेंड्स मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन? तो एक जो है रिएक्टिविटी सीरीज आती है। रिएक्टिविटी सीरीज में अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो यहाँ पर मैंने रिएक्टिविटी सीरीज लगा रखी है। देखो ये हमारा जो है रिएक्टिविटी सीरीज है। अब ये सीरीज देखो क्या है, यहाँ पर जो है पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, फेरस है, पीबी है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मर्क्यूरी है, सिल्वर है और गोल्ड है। इस पूरे सीरीज को हम लोग कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। और रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे तो ये जो नीचे है, देखो यहाँ पर एरो बना है नीचे से ऊपर की तरफ। तो नीचे से ऊपर की तरफ जो बना है, मतलब ये ऊपर वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद ये वाला, उसके बाद उसके नीचे वाला मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सबसे कम रिएक्टिव जो होगा वो गोल्ड होगा, ठीक है, गोल्ड। तो इसी सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। तो अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखो तो ये पोटेशियम, ये तो जो हमारे इसमें लाइन में लिखा था हाइड्रोजन गैस के ऊपर, तो देखो ये हाइड्रोजन गैस को आप मान लो बेंचमार्क। जस्ट अ मिनट। इस हाइड्रोजन गैस को आप मान लो क्या? बेंचमार्क, ठीक है। इसके ऊपर वाले मेटल आपको याद रखने हैं, इसके नीचे वाले मेटल याद रखने, ठीक है।
देखो इसको ना याद करने का एक निमोनिक है। निमोनिक में क्या है देखो, जैसे कि आप इसको कैसे याद रख सकते हो, के फॉर केदारनाथ या फिर काशीनाथ, ठीक है। केदार समझ रहे, फिर काशी। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। ऐसे याद रखना है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ठीक है। इसको चाहिए तो मैं लिख दूंगा, यहां पर याद रखना। ये जो है, ये जो है आपका केदारनाथ, सॉरी एक मिनट, केदार मतलब जो है पोटेशियम, नाथ मतलब सोडियम, का मतलब कैल्शियम, mg मतलब माली, माली मतलब देखो ये माली, mg, ऐसे आप याद रखना इसको, ऐसे याद रखना। मैं आपको बोलता हूं, आप इसको लिख लीजिए। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, ठीक है। ऐसे याद रखना है तो फटाफट में याद हो जाता है। केदार मतलब पोटेशियम, नाथ मतलब Na सोडियम, सी मतलब कामाली मतलब सी कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आलू, जरा मतलब जिंक, फीके मतलब फेरस, पकाता मतलब पीबी, एच मतलब है। तो हमें जो है ना ये हाइड्रोजन वाला याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रीवियस स्लाइड पर। अब आपको समझ में आएगा कि देखो यहां पर जो है क्या लिखा है, रिएक्शन विथ एसिड में, रिएक्शन विथ एसिड में लिखा है मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो देखो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव कहा गया, कहा गया यहां पर है, ये हाइड्रोजन हमारा है, ये हाइड्रोजन है हमारा। इसके ऊपर वाले जितने भी मेटल्स हैं, दे ऑल आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं। और नीचे वाले जो है कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड, ये जो है हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं। तो हाइड्रोजन को हमें जो है एक रेफरेंस लेके चलना है। तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो भी एलिमेंट्स, जो भी मेटल्स हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, उनके बारे में कहा गया है। उनके बारे में क्या कहा गया है कि देखो मेटल्स, metals which are more reactive than hydrogen evolve hydrogen, sorry, on reaction with acid। तो जो भी हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है वो एसिड के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। जैसे यहां पर मैग्नीशियम है और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप HCl का है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है, एसिड है। तो एसिड से जब रिएक्ट करेगा तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। ऐसे यहाँ पर जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का जब रिएक्शन होगा, जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो ये जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को निकालेगा। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बट इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो ये चीज हमें याद रखना है कि कॉपर जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता है। ये जो लाइन लिखी है सारे मेटल्स के लिए नहीं है। तो जो एक्सेप्शनल केस है, जो अपवाद हैं, वो हमें याद रखना है, क्योंकि उसी पर क्वेश्चन ज्यादा पूछा था। मैं बार बार यही बोलता हूँ, हर सीटेट के एग्जाम की तैयारी में मैं यही बोलता हूँ, लेकिन बच्चे उसे फॉलो नहीं करते और उसी पर क्वेश्चन आता है और जनरल स्टेटमेंट के बेसिस पर ऑप्शन टिक करके आते हैं और गलत हो जाता है। तो इसलिए आपको ये चीज याद रखना है कि कॉपर जो है ना वो कॉपर है मेटल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो एसिड ही है, लेकिन ये रिएक्ट नहीं करता किससे, डाइल्यूट, वर्ड याद रखना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है। तो ये किसकी खासियत है, जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो कौन सा ऐसा मेटल है जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो रिएक्ट नहीं करता, लेकिन H2SO4 से और HNO3 से दैट इज नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है, तो वो मेटल है कॉपर। तो कॉपर के बारे में हमेशा हमें ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। देखो यहाँ पर कॉपर प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नो रिएक्शन, ठीक है। ऑल्दो विथ नाइट्रिक एसिड मेटल एक्सेप्ट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज डू नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ये चीज हमें ध्यान से, ये भी देखो एक्सेप्शनल केस है, ये भी हमें जो है हाईलाइट करके लिख लेना है, ठीक है। जो नोट्स मैंने
डाउनलोड करने के लिए आपके लिए रखा है, उसमें जो है हाईलाइटेड मिल जाएगा शायद आपको, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो एक्सेप्शनल केस हैं। अगर नहीं है तो आप उसको हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है, और अपना नोट्स बनाएंगे, सो दैट आपको ये सब चीजें याद रहे। तो एक एक मार्क्स के लिए हमें तरसना ना पड़े। ऐसा ना हो कि 89 आ रहे हैं, 90 आने चाहिए, या फिर 87 आ रहे हैं, तो वो सिचुएशन नहीं बननी चाहिए। क्योंकि जब आप इस तरह से एक एक चीजें याद नहीं रखते हैं तो यही सब दिक्कत होती है। तो इसलिए यहां पर देखो, यहां पर जो स्टेटमेंट लिखा है बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ऑल्दो विथ नाइट्रिक एसिड मेटल्स एक्सेप्ट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, मैग्नीशियम और मैग्नीज को अगर छोड़ दे तो सारे मेटल्स जो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करते। किससे? नाइट्रिक एसिड से, ठीक है, नाइट्रिक एसिड से इवॉल्व हाइड्रोजन गैस नहीं करते हैं। कौन कौन है? मैग्नीशियम और मैग्नीज। तो कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज हमें याद रखना है। कॉपर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से करता है। और दूसरी बात यह है कि नाइट्रिक एसिड से जब मेटल का रिएक्शन होता है तो मैग्नीशियम और मैग्नीज को छोड़कर सारे मेटल जो है वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करते। मतलब कौन इवॉल्व करेगा? तो मैग्नीशियम और मैग्नीज। तो टफ क्वेश्चन इस पर बन सकता है, ऑप्शन इतने कंफ्यूजिंग होंगे कि वहां पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक ऑप्शन दे देगा जो है कि वन मेटल इज देयर एंड that reacts with nitric acid but do not release hydrogen gas, so which of the option is correct? तब उसमें जो है एक ऑप्शन देगा मैग्नीशियम और मैग्नीज, दूसरा ऑप्शन देगा कॉपर गोल्ड, या फिर तीसरा ऑप्शन देगा सोडियम एल्यूमिनियम। ऐसे तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। एक्सेप्शनल केस वाले पे हमें बहुत जरा बच के, हमें ज्यादा कॉन्क्रीट हमारा कॉन्सेप्ट तैयार करना होता है। तो ये चीज हमें याद रहेगा, डू नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विथ बेस। तो अब बेस के साथ देखो, एसिड के साथ रिएक्शन हो गया मेटल का, वाटर के साथ हो गया, ठीक है। अभी हम लोग बेस के साथ डिस्कस करते हैं। रिएक्शन विथ बेस, सम मेटल्स रिएक्ट विथ बेस एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस विच इज कलरलेस, ऑडरलेस, मतलब उसमें सुगंध दुर्गंध नहीं होता, कलर नहीं होता है। दिस गैस प्रोड्यूसेस पॉप साउंड व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट। तो हाइड्रोजन गैस की ना फ्रेंड्स एक प्रॉपर्टी होती है कि जब ये जलता है ना तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे दिवाली के छोटे पटाखे नहीं होते, छोटे छोटे जमीन पे मारो तो वो पट पट आवाज करते हैं, तो वैसा ही कुछ आवाज जो है हाइड्रोजन गैस के जलने पर निकलता है। इससे जुड़ा एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है कि जब घर वाला जो एलपीजी सिलेंडर जो हमारा होता है, जब एलपीजी जो है लैब में फर्स्ट टाइम जब बन रहा था तो उसके अंदर भी हाइड्रोजन गैस भी डाला गया था। तो जब उन्होंने जलाया तो उसमें से पॉप साउंड आ रहा था। तो बोले कि किचन में जो है इस तरह का पॉप साउंड अच्छा नहीं रहेगा, ऑलरेडी कुकर इतनी सीटियां मारता है, और उसमें से ये जो है पट पट आवाज करेगा तो जो है कितना डिस्टरबेंस होगा जो लोग किचन में खाना बनाएंगे। इसलिए फिर हाइड्रोजन गैस को एलपीजी में से निकाला गया और वहां पर जो है ब्यूटेन को ऐड किया गया। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा गैस है जो इस तरह का साउंड प्रोड्यूस करता है। तो वो गैस है, पॉप साउंड कौन प्रोड्यूस करता है जलने पर? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में क्या लिखा गया? द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। जो मैंने अभी दिखाया था ये वाला आप देख लीजिए। तो ये जो अरेंजमेंट है मेटल्स का, मेटल्स के अरेंजमेंट को देखो, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। इन दिस सीरीज एज वी गो डाउन with the chemical reactivity of metals decreases। तो जैसे हम नीचे जाएंगे केमिकल जो रिएक्टिविटी है वो क्या होगा? कम होते जाता है। और इसका जो स्क्रीनशॉट है वो भी चैनल पर जो है मैं डाल दूंगा, साथ में जो है कलरफुल जो है ये सीरीज में डाल दूंगा, वो भी आप वहां से डाउनलोड कर लेना, सो दैट आपको याद हो जाए। और उसमें निमोनिक्स भी रहेगा, इसका निमोनिक्स हमें याद रखना। देखो इतना सीरीज है, बड़ा इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्वेश्चन इस पर कई बार आया हुआ है, इसलिए इसको याद करने का जो निमोनिक्स मैंने बताया है कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? आगे आओ। ठीक है, कौन है? आगे आओ, ऐसे याद रखना। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, याद हो गया। और इसके बाद है तक, है पर क्यों रोक दिया मैंने? क्योंकि हाइड्रोजन गैस हमारा एक रेफरेंस है। हाइड्रोजन गैस के ऊपर जो है वो जो है क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, नीचे जो है वो नहीं इवॉल्व करते, रिएक्ट नहीं करते। तो इसलिए हमें याद रखना है all metals which are placed above hydrogen in the reactivity series can lose electron more readily। तो जो भी जो है हाइड्रोजन गैस प्लेस्ड अबव, मतलब हाइड्रोजन गैस के ऊपर इतने वाले जो मेटल हैं, जस्ट अ मिनट,
ये वाले जो मेटल है कौन कौन से, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस और लेड, ये जो गैस है ये जो है बेसिकली ये बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से रिलीज कर देते हैं। These metals are called more reactive than the hydrogen. On the other hand, all metals which are placed below hydrogen in the reactive disease lose electron less readily. तो ये भी लूज करते हैं कौन से, ये वाले, ये कॉपर और आपका मर्क्यूरी और सिल्वर और गोल्ड, ये भी ये करते हैं लेकिन इतना फ्रीक्वेंटली नहीं रिलीज करते, इतनी आसानी से नहीं रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। अब यहाँ पर देखो एक जो है यहाँ पर हमारे पास more reactive metals can replace less reactive metal from their salt solution, whereas less reactive metal cannot replace more reactive। ये इस पर जो है क्वेश्चन सीटेड में आया, जब मैं इसके एमसीक्यू ये वीडियो होने के बाद एमसीक्यू कराऊंगा तब मैं ये क्वेश्चन लेके आऊंगा, तब आपको वहां पर समझ में आएगा कि सीटेड में डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर पूछा गया है। अब देखो इसमें दिया क्या है, जैसे फेरस है और कॉपर सल्फेट है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं इस रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, फेरस प्लस कॉपर सल्फेट। अब फेरस देखते हैं, ये रहा मेरा फेरस और ये रहा मेरा कॉपर, ठीक है। अब कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो ज्यादा रिएक्टिव फेरस है। तो जब फेरस का किसी ऐसे मेटल के साथ जिसका जो है सॉल्ट सोल्यूशन है, दैट इज कॉपर सल्फेट हो, तो अगर इन दोनों का रिएक्शन कराओगे तो ये ज्यादा रिएक्टिव है ना, तो ये इसको हटा देगा, इसको अलग कर देगा, तो ये कॉपर बन जाएगा और फेरस सल्फेट जो है ऐसे बन जाएगा। मतलब ज्यादा रिएक्टिव रिप्लेस कर देगा क्योंकि वो ज्यादा रिएक्शन कर पा रहा है, तो वो जो है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा और खुद जो है सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा और सॉल्ट सोल्यूशन बनाएगा। लेकिन अगर मैं यहां पर देखूं कॉपर सल्फेट और सिल्वर, तो कॉपर देखो यहां पर है और सिल्वर यहां पर है, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो ज्यादा रिएक्टिव यहां पर कॉपर है। तो कॉपर सल्फेट ऑलरेडी है, लेकिन सिल्वर के साथ अगर इसका रिएक्शन कराया जाएगा तो सिल्वर को ये रिप्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि सिल्वर जो है कम रिएक्टिव है, तो इसलिए जो है सिल्वर इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। तो ये सीरीज इसलिए याद करना बहुत जरूरी है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पर हम लोग, ये हमारा फ्रेंड्स मेटल मैंने पूरा कवर कर लिया है, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, A to Z हो गया। इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली फंसने वाला है, इसलिए पूरा एक एक स्लाइड, एक एक चीज अच्छे से आप नोट्स बनाते जाओ। ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो ही क्वेश्चन बन पाएंगे। और सीटेट का भी अब जो है लेवल थोड़ा बढ़ गया है, इसलिए ऐसा नहीं कि आप सुबह सुबह उठ के गए और पेपर में टिक मार्क करके आगे पास हो गए। अभी इस बार का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो रिजल्ट में जो है 11 लाख, लगभग 11 लाख में से सिर्फ 1 लाख या 1.5 लाख लोगों का ही जो है सीटेट क्लियर हो पाया है। तो रिजल्ट बड़े अच्छे नहीं आ रहे क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है और क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, तो वहां पर फिर ये चीजें हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो अपना खुद का पर्सनल नोट्स होना चाहिए। एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू फॉर्म नेगेटिव आयन by gain of electron are called नॉन मेटल। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स है। अब देखो ध्यान से देखो, जब मैं मेटल का आपको जो है डेफिनेशन बता रहा था, तो मेटल जो है क्या बनाते हैं, मेटल जो है पॉजिटिव आयन बनाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं दूसरे एलिमेंट्स को। लेकिन यहाँ पर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो जितना पहले तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज, सब बराबर है। लेकिन अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा, तो नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। तो ऐसे में जो है वो क्या करेगा, नेगेटिव आयंस बनाएंगे। जब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रह गया तो वो सिर्फ एक ही चीज हो सकता है कि वो आयन बन जाएगा। अब आयन में दो तरह के होते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव आयन। तो ये जो है नॉन मेटल्स जो होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं और इसके बाद क्या बनाते हैं, नेगेटिव आयन। ये भी याद रखना है। दे आर इन सॉलिड और गैसियस फॉर्म अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो वो जो सॉलिड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। जैसे अगर आप हाइड्रोजन देख लो, ठीक है, तो वो क्या है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। तो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है और गैसियस फॉर्म में। अब हम लोग देखते हैं फिजिकल स्टेट
फिजिकल स्टेट मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल आर सॉफ्ट इफ सॉलिड। अगर कोई नॉन मेटल सॉलिड है तो सॉफ्ट होता है, नरम होता है, मेटल की तरह हार्ड नहीं होता है। Only diamond and allotropic form of carbon is the hardest known substance. Other non-metals are gases except bromine which is a liquid. तो यहाँ पर फिर से एक्सेप्शनल केस आ गया। ब्रोमीन नॉन मेटल है लेकिन क्या है, सॉलिड है नहीं। कोई एक नॉन मेटल बताओ जो लिक्विड हो। नो मोस्टली नेचर में जो नॉन मेटल्स पाए जाते हैं वो या तो सॉलिड होंगे या फिर गैस होंगे, लेकिन ऐसा कोई नॉन मेटल बताओ जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता हो, वो है हमारा ब्रोमीन। ठीक है, कुछ लोग ब्रोमीन बोलते हैं, कुछ लोग ब्रोमाइन बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन अपना अलग अलग है। तो ये लिक्विड स्टेट में होता है। और यहां पर अदर नॉन मेटल्स आर गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन, और यहां पर जो है स्टेट ऑफ नॉन मेटल आर सॉफ्ट इफ सॉलिड, ओनली डायमंड एंड एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। तो कार्बन के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जो एलोट्रोपिक कार्बन होते हैं या फिर डायमंड, दे आर हार्डेस्ट। ठीक है, डायमंड तो इतना हार्ड होता है कि उसको अगर आप काटने जाओ ना तो कांच के जैसा जो है इतना हार्ड होता है, काटना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए घिस घिस के डायमंड के ज्वेलरी बनाए जाते हैं, क्योंकि उसको कट करना बहुत डिफिकल्ट, अलग से मशीन आती है उसको कट करने की। नॉर्मल नॉर्मल नाइफ से, चाकू से आप काट सकते हैं नॉर्मल नॉन मेटल्स को, लेकिन डायमंड को काटने के लिए खास तरह की मशीन बनाई जाती है, या फिर उसको खास तरह का पत्थर होता है जिसपे घिस घिस कर डायमंड को जो है उनको जो है कट किया जाता है। तो ये हो गया। फिर लस्टर। अब लस्टर क्या होता है देखो, द नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर दैट इज शाइनिंग सरफेस। तो नॉन मेटल जो चमकते नहीं, मेटल कैसा लस्टर्स होते हैं। आप दूसरा वीडियो देखेंगे तो उसमें मेटल का यही फिजिकल प्रॉपर्टी सब डिस्कस हुआ है। तो मेटल चमकते हैं लेकिन नॉन मेटल्स लस्टर्स नहीं होते, वो जो चमकते नहीं है। हाउएवर डायमंड, ग्रेफाइट अ फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, अब फिर से एक्सेप्शनल केस आ गया, तो इसे हमें दिमाग में रखना है, याद रखना है। एंड आयोडीन हैव लस्टर इवन दो दे आर नॉन मेटल। तो कौन कौन से मेटल हो गए, डायमंड नॉन मेटल हो गए, डायमंड, ग्रेफाइट, आयोडीन, ये मेटल्स जो है दे आर लस्टर्स, मतलब ये चमकते हैं, इनका सरफेस जो है शाइनिंग होता है। ठीक है, लाइट पड़ने पर लाइट को बड़ी अच्छे से रिफ्लेक्ट करते हैं, तो इसमें अंदर शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। सो और वो क्या है, नॉन मेटल से। ठीक है, तो ये हमें चीज याद रखना है, क्या याद रखना है, डायमंड, ग्रेफाइट, आयोडीन, डायमंड, ग्रेफाइट, आयोडीन, सारे नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस हैं, नहीं चमकते हैं। बट ये तीन मेटल डायमंड, ग्रेफाइट और आयोडीन, दे आर लस्ट्रस, दे हैव शाइनिंग सरफेस, दे शाइन व्हेन लाइट्स फॉल्स ऑन देयर सरफेस। ओके, जब लाइट की किरणें उसके ऊपर पड़ती है तो चमकते हैं। ये तीन मेटल याद रखना है। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव व्हाट, malleability, ठीक है, एंड डक्टिलिटी। द नॉन मेटल्स कैन नॉट बी बीटन इनटू शीट्स एंड ड्रॉन इनटू वायर। अब देखो मैलिएबिलिटी क्या होता है, पिछले वीडियो नंबर 2 में जो मैं वीडियो सीरीज बना रहा हूँ, वीडियो नंबर 2 में मैंने समझाया कि किसी चीज को अगर आप पीट कर उसको हैमर करके अगर आप उसको सीट में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम लोग मैलिएबिलिटी कहते हैं। फिर डक्टिलिटी मतलब किसी भी चीज को, कोई भी चीज है उसको वायर की फॉर्म में खींच सके, तो उसको हम लोग डक्टिलिटी से जोड़ते हैं। तो दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देयर आइटम। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझना है हमें कि मेटल्स जो होते हैं ना उनको आप पीट कर जो सीट बना दो, पतरे उतरे बनते ही हैं, या फिर आप उनसे जो है, जो एल्यूमिनियम का वायर हमारे घरों में आया होता है तो वो जो है कैसे वायर बनाना इजी होता है मेटल्स का। बट ये केस जो है नॉन मेटल्स के साथ नहीं है। नॉन मेटल्स पर अगर आप हैमर करेंगे, पीटेंगे, तो ये जो है बेसिकली ब्रिटल नेचर, ब्रिटल मतलब भंगुर होते हैं। जैसे मिट्टी नहीं था, मिट्टी पर हैमर मारो पाउडर बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ब्रिटल नेचर के होते हैं, इनको जो है आप जो है वायर में नहीं खींच सकते हो या फिर सीट नहीं बना सकते हो पीट कर। सीट तो वैसे नॉन मेटल के बहुत सारा बनता ही है, लेकिन पीट कर मतलब हैमर करके जो उसको जैसे कुछ आपको स्प्रेड करना है, ठीक है, सरफेस चौड़ा करना है, तो नॉन मेटल केस में ये काम आप नहीं कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर। तो नॉन मेटल जो होता है उनका जो कंडक्टिविटी होता है वो बहुत खराब होता है। जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक में से करंट हार्डली फ्लो होता है, बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेंगे तो हो जाता है, ठीक है, वो बेसिकली जल जाता है। लेकिन जो है नॉर्मल केस में आप उसमें से करंट फ्लो नहीं करा सकते, इसीलिए जो है
वायर जो है प्लास्टिक के बने होते हैं क्योंकि वो नॉन मेटल, ठीक है, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वो वायर के ऊपर लगाया जाता है ताकि किसी को शॉक ना लगे। ब्रिटलनेस देखते हैं क्या होता है। अब ब्रिटलनेस बेसिकली क्या है, नॉन मेटल्स आर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल, दे आर ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल मतलब भंगुर आप बोल सकते हो। जैसे कि मान लो कि लकड़ी है, सूखा लकड़ी है, उसके ऊपर हैमर मारो जोर से तो चूर चूर हो जाएगा, तो एकदम जो है पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो वो जो है इसको हम लोग कहते हैं ब्रिटल नेचर। मिट्टी है, मिट्टी सूखी मिट्टी होती है, मिट्टी के ऊपर आप जो है हैमर मारो, हथौड़ा मारो तो वो मिट्टी चूर चूर हो जाएगी, ये इसको हम लोग कहते हैं ब्रिटल, ठीक है, ब्रिटलनेस या फिर भंगुर अवस्था जिसको हिंदी में कहा जाता है। Melting and boiling points generally. Metals non-metal have low melting and boiling point. But अब बट आ गया ना, बट वाले पे हमें जो है रुकना है थोड़ा। नॉन मेटल्स दैट आर सॉलिड हैव कंपैरेटिवली हायर बॉइलिंग पॉइंट्स। एग्जांपल बोरॉन, और यहाँ पर जो है सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया, इनका जो है हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है। फिर बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो यहां पर आपका जो फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है मेटल्स नॉन मेटल्स का। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आर एज फॉलोज। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, दे फॉर्म एनायंस एंड गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो वो क्या बनाते हैं, एनायंस बनाते हैं। नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड, तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाते हैं। और सल्फर, व्हेन सल्फर बर्न्स इन एयर टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, देखो सल्फर होता है, हाँ, अगर उसको आप हवा में जलाएंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। When sulfur dioxide dissolve in water, it gives sulfurous acid that turns blue litmus paper into red। जो आप हम लोग कहते हैं ना एसिड रेन होता है, तो अगर सल्फर है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नीचे आता है तो सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, इसी को हम लोग एसिड रेन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। तो जो नॉन मेटल होते हैं एसिडिक ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर SO3 है, फिर NO2 है, एज वेल एज न्यूट्रल ऑक्साइड। Non-metals do not react with water. As a result, they are stored in water. Example, phosphorus is a very reactive non-metal as it catches fire in presence of air। तो जो है नॉन मेटल जो है ना वो डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए जो है दे आर स्टोर्ड इन वाटर। एग्जाम्पल, phosphorus is a very reactive non-metal as it catches fire in presence of air। ठीक है, तो हवा के साथ रिएक्ट करके ये फॉस्फोरस। अभी फॉस्फोरस का आप बोलेंगे, देखो फॉस्फोरस बम भी बनता है। अगर आप यूक्रेन और रशिया वॉर में देखो तो बहुत बड़ा ये केस आया था कि दोनों कंट्री एक दूसरे के खिलाफ फॉस्फोरस बम यूज कर रहे हैं। फॉस्फोरस बम क्या होता है, जैसे मान लो हवा में फॉस्फोरस आ गया तो ये जो है ना जलने लगता है। ये जो है बहुत, मतलब आप कह सकते हैं कि ये जब ये किसी की स्किन पर गिरेगा तो वहां पर जो है ना वो जलने लगेगा और जल जल के इंसान की मौत होती है। इसलिए जो है इसको जो है वॉर वगैरह में भी अलाउ नहीं किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही बुरी मौत देता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जलने लगता है। और मान लो वही चीज अगर बहुत सारा फॉस्फोरस, अब सोल्जर्स हैं, अब सोल्जर्स के ऊपर अगर फॉस्फोरस बम यूज किया तो उनके शरीर पर पड़ेगा, शरीर पर पड़ते ही वो ऑक्सीजन पाकर रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद उसका पूरा शरीर जल के मरने का बहुत ही मतलब दर्दनाक मौत होती है। इसलिए जो है इसको अलाउ नहीं किया जाता वॉर वगैरह में भी यूज करने के लिए, क्योंकि ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन। इसलिए इसको स्टोर कहाँ किया जाता है, पानी में स्टोर किया जाता है इसको। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ बेस आर कॉम्प्लेक्स। तो जो ये बेस के साथ जो है इनका बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, इसको जो है हमारे सिलेबस में भी पूरा नहीं है, तो इसमें हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। मेटलॉइड्स, दे possess द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स, दे आर वेरी फ्यू इन नंबर्स। एग्जांपल, जर्मेनियम, गैलियम, सिलिकॉन, एक्सेट्रा। दूसरे वीडियो में इसके बारे में पूरा कवर किया हुआ है, मेटलॉइड्स क्या क्या है मैं अभी बताता हूँ। बट ये मेटल और नॉन मेटल फ्रेंड्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो दे आर, जो मेटलॉइड्स होते हैं वो जो है 5 या 6 गिनकर हैं और पीरियोडिक टेबल में, और उनका प्रॉपर्टी जो है मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। अगर मैं इसको दिखाऊं आपको यहाँ पर,
देखो यहाँ पर जो है मेटलॉइड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है क्या मेटलॉइड्स है, और ये बोरॉन और सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एसबी और टेलेरियम, ये जो है ना ये मेटलॉइड्स हैं, ये अलग कलर वाले। तो ये 1 2 3 4 5 6 तरह के मेटलॉइड्स हैं हमारे पास, जिनका प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। ठीक है, और इनको जो है सेमी कंडक्टर, अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो सेमी कंडक्टर भी कहा जाता है, जिसमें कि जर्मेनियम और सिलिकॉन ये बड़े ही रिवोल्यूशनरी मेटलॉइड्स हैं, जिनकी वजह से पूरा ये सब सिस्टम चल रहा है। आप जो ये मोबाइल फोन चला रहे हो, जिस मोबाइल फोन से मेरा वीडियो देख रहे हो, जिस बोर्ड पर, डिजिटल बोर्ड पर मैं पढ़ा रहा हूँ, दे ऑल आर बिकॉज ऑफ दिस जर्मेनियम और सिलिकॉन। ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, मेटलॉइड्स है। इनको जो है अगर कंडक्टिविटी के बेस पे नाम दिया जाए तो इनका नाम सेमी कंडक्टर, मतलब ये एक खास कंडीशन में कंडक्ट करते हैं और एक खास कंडीशन में कंडक्ट नहीं भी करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, और आप जो है नोट्स डाउनलोड कर लीजिए और उस पर इससे पढ़ाई करते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए ये हमारा हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कंपाउंड शुरू करेंगे। ज्यादा नहीं बचा, थोड़ा सा ही पार्ट रह गया। मिक्सर सब थियोरेटिकल टॉपिक है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, हालांकि कवर सब कुछ है इसमें। और इसके बाद जो है ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद फिर हम लोग इस पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय।